टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। काल के कपाल पर लिखते मिटाते वो काल पटल पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर गए, जिसे न कोई मिटा पाया है न कोई मिटा पाएगा। अमरत्व एक ऐसा वरदान है जो इंसान को जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से मिलता है, और जब वो कर्म राष्ट्रोन्नति का कारण बनते हैं तो आपका अमर होना अटल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के छोटे से बटेश्वर गांव में श्रीमती कृष्णा देवी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर जन्मे अटल नाम का यह बालक भगवान श्री कृष्ण की तरह इस देश में धर्मराज लेकर आएगा, यह तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सूर्य से प्रखर विचार, सरस्वती के वरदान से पाई ओजस्वी वाणी, इरादों में वज्रसी कठोरता और चंद्रमा सा शीतल स्वभाव, ऐसा अनोखा संगम उनके व्यक्तित्व में था। उनके पिताजी से उन्हें काव्य प्रतिभा विरासत में मिली थी। उनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी भी स्वयं एक कवि थे। स्वाभाविक तौर पर अटल भी अपने बचपन में ही कविताओं की ओर आकर्षित हुआ। बाल्यावस्था में उन्होंने अपनी पहली कविता रची, और वो भी ताजमहल पर। उस कविता के माध्यम से उन्होंने समाज से प्रश्न पूछे थे। इतना भव्य ताजमहल बनकर तो तैयार हो गया, पर उसे बनाने वाले कलाकार और कारीगरों का स्मरण किसे है? यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह उनके सामाजिक चिंतन की शुरुआत थी। आज जो राष्ट्रवादी शक्तियों का इतना भव्य भवन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि देश की फिजाएं जो बदल रही, आजकल मस्तियों की फिर से जवानी लिखी जाएगी, तिरंगे का स्वाभिमान कर रहा आह्वान, लहराती चुनरिया धानी लिखी जाएगी, और धानी लिखी जाएगी जो हरियाली चारों ओर खेत खलिहान की रवानी लिखी जाएगी, और धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है हिंदुस्तान, देश के विकास की कहानी लिखी जाएगी। वो देश के विकास की कहानी जो लिखने का कहीं आज आधार जिन्होंने दिया, ऐसे हमारे श्रद्धेय अटल जी, भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इंसान को तो बंदी बनाया जा सकता है, पर उसकी प्रतिभा को आप बेड़ियों में जकड़ नहीं सकते। जिस तरह अंडमान में कैद वीर सावरकर जी का साथ उनकी काव्य पंक्तियों ने दिया, उसी तरह जब अटल जी आपातकाल के समय जेल में थे, तब उनका काव्य ही उनका सहारा था। मां सरस्वती के इस सपूत अटल जी को एक वरदान प्राप्त था। वो था अटल जी का अमोघ वक्तृत्व, उनकी अमोघ वाणी। बचपन में अटल जी ने एक वक्तृत्व प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, पर उन्हें वहां पहुंचते देर हो गई। स्पर्धा लगभग समाप्त हो चुकी थी। उतने में अटल जी वहां पहुंचे। परीक्षकों की अनुमति से उन्हें भाषण करने का मौका दिया गया, और उन्होंने अपने भाषण से वहां बैठे सभी श्रोताओं को जीत लिया। परिणाम तय था। अटल जी को अव्वल पुरस्कार दिया गया। उस प्रतियोगिता के परीक्षक थे भारत के जाने माने कवि हरिवंश राय जी बच्चन। उस दिन अपने वक्तृत्व के दम पर प्रतियोगिता जीतने वाले उस छोटे बच्चे ने आगे जाकर अपने उसी वक्तृत्व के दम पर लोकसभा जीती, जनसभाएं जीती, और संपूर्ण भारत का दिल भी जीता। ऐसा कहते हैं कि अटल जी का जो पहला भाषण था, उस भाषण को सुनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि ये युवा एक दिन देश की बागडोर संभालेगा। एक बार अटल जी सदन में बोल रहे थे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता बार बार उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय अटल जी ने कहा, ये तो शाखा मुर्ग की तरह काम कर रहे हैं। तो किसी के समझ में नहीं आया शाखा मुर्ग क्या होता है। काफी देर तक लोग विचार करते रहे। काफी देर के बाद शास्त्री जी ने बताया शाखा मुर्ग का अर्थ होता है बंदर। तो एक बड़े ही अच्छे शब्दों में
उनको उनकी जगह भी अटल जी ने बताई और पूरा सदन उस व्यंग्य के ऊपर हंसता रहा, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले पाया और अटल जी का भाषण वैसा ही निरंतर चलता रहा। यह अटल जी के शब्दों का जादू था। अटल जी एक ऐसे वक्ता थे, केवल शब्दों से नहीं, अपने इशारों से भी कई चीजें बोल देते थे। आग बंद करके अटल जी जब एक छोटी सी रुकावट लेते थे तो वो रुकावट भी कई चीजें बता देती थी। अटल जी के चेहरे से जो भाव झलकते थे वो भाव भी कई चीजें बता देते थे। और जिस समय एक आक्रोश के साथ, एक आक्रमण के साथ अटल जी बात करते थे, उस समय उसमें जो ऊर्जा होती थी, उसमें जो आक्रमण होता था, उसमें जो तेज होता था, वो भी एक बिरला इस प्रकार का होता था। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अटल जी एक सर्वोत्तम वक्ता तो थे ही, लेकिन केवल वक्ता होकर कोई नेता नहीं हो सकता। उसके साथ साथ आपकी जीवन शैली भी वैसी होनी चाहिए, आपके तत्व भी वैसे होने चाहिए, आपके विचार भी वैसे होने चाहिए, आपके मूल्य भी वैसे होने चाहिए। ये सारी चीजों का एक साथ संगम अटल जी में था। हीरे की सही परख एक जौहरी करता है। जौहरी का ये कार्य अटल जी के जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। ग्वालियर में अटल जी आर्य कुमार सभा में नियमित तौर पर जाते थे। एक दिन उनके एक मित्र नारायण राव तरटे के आग्रह पर अटल जी ने संघ की शाखा में अपना पहला कदम रखा और उसी दिन से अटल जी पूरी तरह से संघमय हो गए। अटल जी अपनी एक कविता में संघ कार्यकर्ताओं के संघर्ष का वर्णन करते हैं। कवि थे अकेले, ये संघ के जन्म की कल्पना है। डॉक्टर साहब अकेले थे, कवि थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कवि थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा। कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता गगन में लहर। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के व्यक्तित्व से अटल जी काफी प्रभावित हुए थे। इसलिए बाद में अटल जी ने संघ का दायित्व स्वीकार किया और अपना जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। अटल जी की सांसों में संघ था और उनकी हर सांस संघ को समर्पित थी। जब जनता पार्टी सरकार के समय दोहरी सदस्यता को लेकर चर्चाएं शुरू हुई, तब अटल जी समेत संघ के सभी स्वयंसेवकों ने सत्ता को ठोकर मार दी और आगे 1980 में अटल जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कहलाने में वो अपने आप को गर्व का अनुभव करते थे। उनका वर्णन करना है तो हम कह सकते हैं कि एक संघ समर्पित इस प्रकार का व्यक्तिमत्व, जब हम समर्पण की बात करते हैं तो काया वाचा मनसा इस प्रकार का उनका समर्पण रहा। उन्होंने अपने शरीर का उपयोग इस समाज के लिए ही किया है। उनके वाणी का उपयोग जन सामान्य में देशभक्ति का भाव जगाने के लिए किया है और मन से वो पूर्ण रूप से इस भारत माता के लिए, मातृभूमि के लिए समर्पित थे। वास्तव में यही एक स्वयंसेवक की पहचान होती है। उसका दर्शन हमको अटल जी के जीवन में होता है। एक संघ के स्वयंसेवक के नाते
जीवन में राष्ट्रहित से किसी प्रकार का भी समझौता न करते हुए चलने वाला व्यक्तिमत्व उनके रूप में हमने देखा है। सामाजिक प्रश्नों के संदर्भ में अत्यंत संवेदनशील अंतःकरण, और इसलिए जब जब आवश्यकता पड़ी तो अपनी वाणी का कठोरता से उपयोग करते हुए समाज की कुरीतियों पर, गलत भ्रांत धारणाओं पर उन्होंने समय समय पर आघात किए। उनके मन में पीड़ा थी कि इतना बड़ा हिंदू समाज कई प्रकार के जाति बिरादरियों में विभाजित है। उनके मन में पीड़ा थी कि जन्म के आधार पर जातियां तय होती है और हिंदू समाज किसके साथ कैसे व्यवहार करना है ये निश्चय करता है। इस विषमता के प्रति वो अत्यंत संवेदनशील थे। हिंदू समाज की पहचान उन्होंने अपने एक युवावस्था में गीत की रचना करते हुए लिखी है, और वह गीत हम सबके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहने वाला हिंदू हूँ। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। धीरे धीरे अटल जी का व्यक्तित्व और निखर रहा था, विचार और प्रखर होते जा रहे थे। एक ओर जहां अटल जी की उच्च शिक्षा चल रही थी, वहीं उन्होंने स्वयं को संघ कार्य में झोंक दिया था। 1942 के चले जाओ आंदोलन में उनका सक्रिय सहभाग रहा, जिसके कारण उन्हें कारागार भी जाना पड़ा। अटल जी ने बाद में अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए की पदवी ग्रहण की, लेकिन वो अपनी कानूनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए। उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन शायद नियति ने उनके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। लखनऊ की एक बैठक में तत्कालीन सरसंघचालक पूजनीय गुरु गोलवलकर जी ने एक पत्रिका प्रकाशन की योजना रखी, जिसे स्वयंसेवकों ने तुरंत अमल में लाना शुरू कर दिया। तब लखनऊ में संघ प्रचारक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल जी के मार्गदर्शन में इस पत्रिका के प्रकाशन का प्रारंभ हुआ और पंडित जी ने उस पत्रिका के संपादक के पद पर चुना अटल जी को। इस प्रकार जन्म हुआ राष्ट्र धर्म का। अटल जी को कविता लिखना, कविता पाठ तो विरासत में मिला था। उनके पिताजी कवि थे, अध्यापक भी थे, तो ऐसे में पढ़ने लिखने में उनकी रुचि स्वाभाविक थी। तो राष्ट्र धर्म के संपादक के नाते अटल जी ने जब अपना पत्रकारिता का जीवन शुरू किया तो वो राह बहुत कठिनाइयों से भरी हुई थी। उस जमाने में जिस तरह की प्रिंटिंग थी, जिस तरह का सब तंत्र था, उसमें स्वयं लगना पड़ता था, रात रात बैठना पड़ता था, प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती थी। तो अटल जी उस सब काम में पूरी तरह से व्यस्त थे। दीनदयाल जी का उनको पूरा सहयोग था, और इस प्रकार से जो राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका, जो उस समय आमतौर पर कोई भी हिंदी की पत्रिका 500 से अधिक उसकी प्रतियां नहीं छपती थी, तो राष्ट्र धर्म की पहली जो प्रतियां छपी 800, वो तुरंत बिक गई, और बाद में फिर उसके 1200 प्रतियां हुई, 3000 तक की प्रतियां भी छपनी राष्ट्र धर्म की हुई। और ये एक सफल प्रयोग था जो अटल जी ने पहली बार पत्रकार के नाते किया था। 1950 तक ये पत्रकारिता करने के पश्चात अटल जी दिल्ली आए, और उस समय का जो हिंदी एक दैनिक था वीर अर्जुन, उसके संपादक नियुक्त हुए। वीर अर्जुन शुरू में लाहौर से छपता था, उर्दू में प्रताप था, और उसके मालिक संपादक महाशय कृष्ण थे, क्रांतिकारी थे, संघ की विचारधारा के थे। तो उनके साथ अटल जी ने काम किया काफ़ी समय तक। 1953 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर आंदोलन के लिए प्रस्थान कर रहे थे,
तो उस समय तक अटल जी भारतीय जनसंघ जो उस समय बनाया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, दीनदयाल जी भी उसमें थे, अटल जी जनसंघ में आ चुके थे। तो 1953 में अटल जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर सत्याग्रह पर गए थे। तो उस समय के संपादक मालिक जो महाशय कृष्ण थे, उन्होंने अटल जी से पूछा कि आप किस लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के आंदोलन में, आप तो यहाँ संपादक हैं, किस नाते आप जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहायक के तौर पर उनके साथ कश्मीर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया, श्रीनगर की जेल में उनकी एक बहुत ही रहस्यमय तरह से मृत्यु हुई। वहाँ से जब सत्याग्रह के समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो डॉक्टर मुखर्जी ने अटल जी को कहा कि आप वापस जाइए और वापस जाकर पूरे देश में कश्मीर के बारे में आप जन जागरण कीजिए और बताइए पूरे देश की जनता को कि मैंने ये सत्याग्रह क्यों किया है। राष्ट्र धर्म से प्रारंभ हुई अटल जी की पत्रकारिता यात्रा आगे पांचजन्य, चांद, स्वदेश, वीर अर्जुन ऐसे कई महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरी। पर पत्रकारिता अटल जी की मंजिल नहीं थी। नियति की योजना कुछ व्यापक थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का सत्ता पक्ष के रूप में उभरना स्वाभाविक था, पर स्वातंत्र्य पूर्व काल से चली आई कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए पंडित दीनदयाल जी ये समझ चुके थे कि इस राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय विचारधारा को सर्वोपरि मानकर काम करे। इसी विचार का प्रकटीकरण था भारतीय जनसंघ। 21 अक्टूबर 1951 के दिन भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। अटल जी तब संघ के प्रचारक थे और पूजनीय गोलवलकर गुरुजी की आज्ञा से उन्होंने जनसंघ का कार्य भी शुरू कर दिया। जब जनसंघ के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी चर्चा कर रहे थे, तब डॉक्टर मुखर्जी ने अटल जी को अपने स्वीय सहायक के रूप में चुन लिया। इसके प्रमुख उद्देश्य दो थे। चूंकि श्यामा प्रसाद जी जनसंघ के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक सांसद भी थे, उनके सहायक के रूप में अटल जी देश के सामने खड़े प्रश्नों को भी समझ रहे थे और संसद का कामकाज भी बहुत नजदीकी से देख रहे थे। शायद तब सभी को यह एहसास हो गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी नाम का यह युवक भारत का भविष्य है। यह आरंभ था एक नवीन अध्याय का, यह आरंभ था अटल पर्व का। उनका संसद में प्रवेश 1957 में, उन दिनों में तो भारतीय जनसंघ का नाम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन चुनाव में यदि हमने जीत लिया तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन चुनाव हम इसलिए लड़ते थे ताकि पार्टी का विचारों का प्रचार हो जाए। तो आपको आश्चर्य लगेगा, शायद आप में से नई पीढ़ी को तो ये मालूम भी नहीं होगा कि अटल जी ने 1957 का चुनाव उत्तर प्रदेश के 3 स्थानों पर लड़ा। मथुरा में उनका डिपॉजिट जब्त हो गया, लखनऊ में उनका डिपॉजिट बच गया और बलरामपुर से वो जीत गए और उनका संसद प्रवेश इस प्रकार का रहा। 1957 में अटल जी ने पहली बार सांसद बनकर लोकतंत्र के पावन मंदिर में प्रवेश किया। तब उनकी आयु थी मात्र 31 साल। इसके उपरांत अटल जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले कई दशकों तक अटल जी एक सांसद के रूप में जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते रहे, संसद के भीतर और संसद के बाहर भी। अटल जी ने राजनीति का चयन नहीं किया था, बल्कि राजनीति ने ही अटल जी को अपने लिए चुना था।
अटल जी हमेशा अपने मजाकिया अंदाज में कहते थे कि मैं तो राजनीति को छोड़ना चाहता हूं, पर राजनीति है जो मुझे नहीं छोड़ती। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। संसद में अगर हम उनको देखते हैं, क्योंकि मैंने तो वैसे तो अलग अलग इससे उनको देखा है, सभाओं में देखा है, जिस तरीके से वो बात करते थे, भाषण भी कई सुने, लेकिन संसद में जो मैंने उनका स्वरूप माननीय अटल जी का देखा है कि एक तो संसद का अनुशासन का पालन, यानी विरोध भी करना हो तो मुद्दों को लेकर के विरोध किस तरीके से करता, ये उनसे सीखना चाहिए। जिस मुद्दे पे बोल रहे हैं उसी के अनुसार वो बोलते थे। जब बात आई थी कि भारत ने इसमें आई थी कि तटस्थता का धोरण हमारा कैसा होना, तो तटस्थता पे बोलते हुए भी उन्होंने कहा था कि बोलने के लिए वाणी चाहिए, मगर कई बार चुप रहने के लिए वाणी और विवेक, यानी तटस्थता भी महत्वपूर्ण है। जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, मगर जहाँ चुप भी रहना हो, लेकिन उसमें वाणी और विवेक दोनों जरूरी है। एक और बात उनकी है कि जो अनुशासन संसद में होना चाहिए, उस अनुशासन का बहुत पालन करते हैं। भाषण करते समय कई बार ये होता है कि सामने वाला कोई सदस्य, संसद सदस्य ऊपर उठ के उंगली उठा के कुछ बोलना चाहता है, और ऐसे में जो भाषण दे रहा है उस व्यक्ति को बोलते हैं, अगर वो यील्ड करता है तो स्पीकर सामने वाले को परमिशन देता है। अटल जी को मैंने देखा है, हमेशा सम्मान करते थे कि सामने वाले पक्ष से अगर कोई कुछ कहना चाहता है बीच में, तो अटल जी तुरंत बैठ जाते थे और कई ऐसा करके उनकी बात सुनते थे। एक सांसद के रूप में अटल जी बहुतांश समय विपक्ष में रहे। 1990 के दशक में उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वो पहले 13 दिनों के लिए, फिर 13 महीनों के लिए और अंततः 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार अटल जी की थी। यह समय भारत के लिए स्वर्णिम काल सिद्ध हुआ। अटल जी हमेशा काम करते समय अंतिम आदमी के बारे में सोचते थे। वैसे भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनका काफ़ी करीब का संबंध रहा, शायद उसका भी प्रभाव होगा, लेकिन उसका ये भी कारण है कि अटल जी शायद देश के ऐसे कोई भी हिस्से में नहीं गए थे जहाँ जाने की जरूरत थी। इसलिए लोगों की पीड़ा, लोगों की कठिनाइयाँ, देश की चिंता उससे पूरी मात्रा से परिचित थे। इसलिए अटल जी ने जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले विदेश मंत्री बने, तो ये सभी बिंदुओं को पर काम करने की शुरुआत की। देश को जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी ने शुरू की थी ताकि गांवों को, बस्तियों को देश के प्रमुख शहरों के साथ जोड़ा जाए। टेलीकम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा ताकि डिजिटल कनेक्टिविटी बने। नदियों जोड़ने का काम उन्होंने शुरू किया था, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी, ताकि बाढ़ और सूखे की स्थिति देश में जो बार बार पैदा होती है, हर साल उसका सामना करना पड़ता है, उसको निपटने के लिए उन्होंने काम किया। पारदर्शिता के साथ काम करना चाहे, उसका उन्होंने मंत्र बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करना ही अटल जी की राजनीति का मुख्य उद्देश्य रहा। उनकी विकास दृष्टि बहुत दूर तक सोचती थी। सामान्य मानवीय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील थे। आज हम ऐसी कई महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाएं देखते हैं जिनकी नींव अटल जी ने रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उन्होंने राष्ट्रीय महामार्ग की नींव डाली, और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, मुझे बुलाकर उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो बहुत पॉपुलर है, वो योजना बनाने का सौभाग्य उनने मुझे दिया।
और इस देश के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम स्वाधीनता के बाद देश के इतिहास में किसने किया है, और गांव में रहने वाले लोगों को सही में स्वतंत्रता किसने दी है, तो वो स्वतंत्रता देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। हमारे अटल जी की योजना थी नदी जोड़ प्रकल्प। हमारे बाढ़ के कारण हमारा कितना नुकसान होता है। एक समय हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होता और बरसात में बाढ़ आने से हमारी बर्बादी होती है। जैसा हमारे पास पावर ग्रिड है, हमारा नेशनल हाईवे का रोड ग्रिड है, उसी प्रकार से एक वाटर ग्रिड बनकर एक्सेस वाटर एक खोरे से दूसरे जगह ले जाना और हमारे देश में सिंचाई की संख्या, सिंचाई का परसेंटेज बढ़ाना ताकि हमारे किसानों का कल्याण हो, इस सोच के साथ अटल जी ने योजना बनाई थी। 47 में वाटर रिसोर्सेज मंत्री था। 47 प्रोजेक्ट्स फाइनल हुए, 17 के डीपीआर तैयार हुए और 7 प्रोजेक्ट तो शुरू करने की स्थिति में है। मुझे लगता है कि अटल बिहारी जी का ये सपना हमको पूरा करना है। अटल बिहारी जी ने सागरमाला की कल्पना दी थी। मैं जब मंत्री था तो सागरमाला में करीब 16 लाख करोड़ का हमने कार्यक्रम किया। हमारे पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ी, 6.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे किए, हमारी इफ़िशेंसी बढ़ी, हमारी आज कैपेसिटी बढ़ी, इफ़िशेंसी दुगनी हुई। आज हमारे पोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर काम कर रहे हैं। अटल जी ने हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया को विकसित करने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट का निर्माण किया। आज मैं 1 लाख करोड़ के रोड के काम नॉर्थ ईस्ट में कर रहा हूँ। आज नॉर्थ ईस्ट में रेलवे जा रही, रोड बन रहे, उद्योग आ रहे हैं, वहाँ का विकास हो रहा है। ये अटल जी का ही काम था, इसकी नींव उन्होंने ही डाली थी। राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदन्न मम, इस मंत्र को सामने रखते हुए राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए अटल जी सदैव प्रयत्नशील रहे। उनके इसी गुण विशेष को समझते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी अटल जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजा। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी ने भारत को वैश्विक मान्यता दिलाने में अहम भूमिका अदा की, लेकिन कभी राष्ट्रहित से समझौता नहीं किया। उन्होंने दोस्ती का हाथ आगे करते हुए भारत पाकिस्तान दरमियान बस सेवा तो शुरू की, पर कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान को धूल चटाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। पोखरण में परमाणु अस्त्र परीक्षण के समय उन्होंने अमेरिका के विरोध की भी परवाह नहीं की। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में जब उनके ऊपर ये दायित्व आया और उन्होंने विदेश मंत्री के नाते अपनी भूमिका निभाई, तब उनके संक्षिप्त कार्यकाल में लगभग 2.25 साल का कार्यकाल उनका रहा और उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो थी इजराइल के साथ संवाद शुरू करने की। भारत और इजराइल के संबंध बाद में बहुत विकसित हुए, मगर कहीं न कहीं ये मन में रहता आया कांग्रेस के नेताओं के समय, कांग्रेस के कार्यकाल के समय, कि अगर हम इजराइल के साथ संबंधों को सुदृढ़ करेंगे, संबंधों का प्रारंभ करेंगे, सृजन होगा, तो हो सकता है हमारे
मध्य पूर्व के देश जो है, मध्य पूर्व एशिया के जो देश है, अरब कंट्रीज जो है, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। मगर हर देश को अपनी कूटनीतिक पूरी रचना बनाने का, अपनी दृष्टि विकसित करने का एक अधिकार होता है, और उस अधिकार के तहत विदेश मंत्री के नाते अटल जी ने भारत इजराइल संबंधों की नींव डालने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम अपने संक्षिप्त कार्यकाल में किया। मैं मानता हूं कि ये उनका एक बेजोड़ योगदान था। अभी कारगिल का संघर्ष अपने आप में एक बड़ी विशेष घटना थी, और पाकिस्तान की जो कुरापाती भूमिका रही है, रवैया रहा है, उसका अंदाजा भी था, और इसलिए भारत ने बहुत प्रभावी तरीके से कारगिल में हुए आक्रमण का मुकाबला किया, और पाकिस्तान को अपनी भूमिका में परिवर्तन करना पड़ा। जो भी उनकी भूमिका थी आक्रांता की, उससे वो पीछे हटे, और भारत ने एक दृष्टि से कारगिल की संक्षिप्त भूमि पर जो भी वारदात हुई, उसमें लड़ाई में भारत ने सफलता हासिल की, विजय पाया। इस समय भी पूरा विश्व मत भारत के लिए अनुकूल कराने में अटल जी की कूटनीतिक प्रतिभा का ही पुनः एक बार पूरे देश को परिचय हुआ। उसके बाद भी जिस पद्धति से उन्होंने वैश्वीकरण के मामले को समझा, जिस पद्धति से उन्होंने अमेरिका, रूस और अन्य देशों से संबंध विकसित किए, चीन के बारे में एक प्रभावी भूमिका निभाई, भारत के पड़ोसी देशों के साथ स्नेह संबंधों को और सुदृढ़ किया, इन सारे विषयों में मैं मानता हूं कि अटल जी की कूटनीतिक प्रतिभा की निश्चित रूप में एक उसका परिचय हमें होता है, और एक कूटनीतिज्ञ के रूप में भी अटल जी कितनी प्रभावी भूमिका निभा पाए थे, हमें उसकी जानकारी भी होती है। अटल जी कवि हृदय के नेता थे, पर व्यवहार में उनका दृष्टिकोण विज्ञानवादी था। वो समझते थे कि ये युग विज्ञान का है, और इस युग में अगर भारत को वैश्विक शक्ति बनना है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करना ही होगा। अटल जी ने अपने कार्यकाल में देश को विज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए ठोस कदम बढ़ाए। दूरसंचार क्षेत्र और सूचना तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की नींव उन्होंने रखी। पोखरण में परमाणु परीक्षण करने वाले अटल जी ने हमारा देश परमाणु शक्ति का प्रथम उपयोग कभी नहीं करेगा, ये कहकर समूचे विश्व का भारत के प्रति विश्वास बढ़ाया। अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में जिसे भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, वो चंद्रयान 1 का स्वप्न देखने वाले अटल जी ही थे। यहां तक कि 2020 में भारत की वायुसेना की शक्ति बढ़ाने वाले राफेल जेट को खरीदने की प्रक्रिया भी उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई। अटल जी ने एक मीटिंग बुलाई थी उनके ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, और हम सब आईटी के क्षेत्र में हमको उन्होंने बताया कि हम आईटी क्षेत्र में एक गठन करना चाहते हैं, कि ऐसा क्षेत्र मेरे सामने आता है, नज़र आता है। आप ही लोग बता रहे कि एक क्षेत्र है जिसमें भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। आपने प्रश्न पूछा था, सिर्फ एक क्षेत्र बताइए कि भारत में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, और उसका वो निर्णय मुझे लेना है। तो जब हमने आपके सामने रखा कि आईटी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि उसमें भारत संपूर्ण दुनिया का एक प्रकार के नेतृत्व कर सकता है, और तब जब आपने आईटी टास्क फोर्स गठन किया था तो हमने कई रिकमेंडेशन आपके सामने रखे थे कि आप ये निर्णय लेंगे तो निश्चित भारत एक आईटी पावर, सुपर पावर बन के दुनिया के सामने आएगा। उस टाइम आपने अत्यंत धैर्य से ऐसे अत्यंत निर्णायक भूमिका ली थी, और उन्हें हम देश को एक नया नारा दिया था। वो नारा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंडियाज टुमारो। पहली बार एक दुनिया का पंतप्रधान ऐसा बोल रहा है कि इंडियाज टुमारो इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इज आईटी। और हमने आपके सामने रखा, लेकिन ये करना होगा तो आपको कठिन निर्णय लेने होंगे, और 108 निर्णय हम आपके सामने हमने रखे थे। बहुत ही ऐसा नहीं लगता था कि कभी भारत निर्णय ले पाएगा, लेकिन आपने वो निर्णय निश्चित रूप से लिए और उसका अवलंबन भी किया। हम निर्णय तो ले लेते हैं,
कभी पॉलिसी भी डिक्लेयर करते हैं लेकिन निर्णायक भूमिका नहीं लेते। लेकिन आपने भारत के सामने एक निर्णायक भूमिका लेके 108 निर्णय उसका पूर्ण अवलंबन किया। तो क्या देखा हमने, भारत की उस टाइम आईटी क्षेत्र में नगण्य रूप से 1991 में उसे हमको पहचान होने लगी थी। 1998 में देखते देखते हम 5 अरब डॉलर्स की निर्यात करने लगे थे। भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। यह केवल अटल जी की कविता की पंक्ति नहीं है, यह उनके जीवन का सार है। अटल जी के जीवन की पूंजी लोगों का प्यार और आशीर्वाद थी। अटल जी हमेशा कहते थे, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रूखाई कभी मत देना। अटल जी का स्वर्गवास तो हो गया, पर आज भी वो जीवित हैं करोड़ों स्मृतियों में। वो जीवित हैं अपने कामों में, वो जीवित हैं कविता की पंक्तियों में, वो जीवित हैं उनके भाषणों की उक्तियों में, अपनी ही शैली की उनकी अटखेलियों में। वो जीवित हैं इस मिट्टी के कण कण में, भारत की धड़कन में। वो केवल अटल नहीं, अमर भी हैं। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। देख तूफान का तेवर तरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई।